आचार्य पाणिनि द्वारा रचित महनीय ग्रंथ अष्टाध्यायी के तद्धित प्रत्यय प्रकरण से संबंधित सूत्रों पर ये व्याख्यान श्रृंखला चल रही है और उसी श्रृंखला में आज मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। इसमें मैं आपको तद्धित प्रत्ययों से संबंधित आचार्य पाणिनि के कुछ अन्य सूत्रों पर व्याख्या करूँगी। तो आरंभ करते हैं हम। इससे पूर्व हमने एक प्रकरण आरंभ किया हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि आचार्य पाणिनि ने जो सूत्र दिए हैं उन सूत्रों पर अनेकों व्याख्याकारों ने टीकाएं, भाष्य इत्यादि लिखे हैं और उसमें भट्टोजी दीक्षित का नाम सर्वोपरि आता है, क्योंकि उन्होंने आचार्य पाणिनि द्वारा दिए गए सूत्रों को प्रकरणों में क्रमबद्ध किया है। इसी तरह से उन्होंने तद्धित प्रत्यय प्रकरण को भी उसके विषय वस्तु के अनुसार क्रमबद्ध करके लिखा है। और उसी में हमारे पास एक प्रकरण जिस पर मैं पीछे चर्चा कर रही थी वो है छ यतो अधिकार प्रकरण। इसका अर्थ है कि ये वो प्रकरण है जिसमें छ प्रत्यय और यत प्रत्यय से संबद्ध सूत्रों पर चर्चा की गई है। और इसी प्रकरण के अंतर्गत ये भी बताया गया कि ये प्रकरण कहाँ से कहाँ तक चलता है। ये पूर्व में यद्यपि चर्चा हो चुकी है, क्योंकि अगले सूत्रों पर आने से पूर्व हमें उसकी भूमिका पर विचार करना होगा कि ये सूत्र किससे संबद्ध हैं। तो प्राकृताच्छः ये पंचम अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि जो प्राकृतात् तेन कृतम ये सूत्र है, जो कि पंचम अध्याय के पहले पाद का 36वां सूत्र है। तो इसका अर्थ है कि पंचम अध्याय के पहले पाद के पहले सूत्र से लेकर जो 36 सूत्र हैं, जहाँ पर वो आरंभ हो जाता है तेन कृतम, तो वहाँ तक जितने भी सूत्र हैं वो छ प्रत्यय करेंगे। जो भी अर्थ करेंगे, बताएंगे, जो भी शब्द बताएंगे उनसे छ प्रत्यय होगा। और यहाँ पर ये सूत्र, इस जो प्रकरण है इसका नाम दिया है छ यतो अधिकार, अर्थात छ भी और यत भी। तो ये क्यों कहा? तो तात्पर्य ये है कि ये सूत्र लगते किस अर्थ में होते हैं, तो उसका अर्थ जो दिया पंचम अध्याय के पहले पाद के 5वें सूत्र में दिया, तस्मई हितम, इस अर्थ में प्रत्यय लगेंगे। इस प्रकरण में तस्मई हितम इस उसके लिए हितकारी है या उसके लिए उचित है या उसके योग्य है, इस अर्थ में हम प्रत्यय करेंगे। और जिन शब्दों से प्रत्यय करेंगे वो हम सूत्रों में अलग अलग प्राप्त करेंगे। अब मैं ये बता रही थी कि यहाँ छ प्रत्यय तो है, लेकिन यत प्रत्यय भी है। छ प्रत्यय करते करते एक सूत्र है उ गवादिभ्यो यत, मतलब छ प्रत्यय होता है लेकिन उ गवादिभ्यो यत से, अर्थात ओ में समाप्त होने वाले और गो आदि गण में पड़ेंगे शब्दों से यत प्रत्यय भी होता है। तो इसलिए ये दोनों प्रकरण मिलाकर दिया छ यतो अधिकारः। तो ये प्रकरण है। तो अब मैंने आपको ये बता दिया कि ये किसके अधिकार में आ रहे हैं। अगर कोई और प्रत्यय नहीं कहा गया आने वाले सूत्रों में, तो उसमें हम ये समझेंगे कि ये उत्सर्ग सूत्र जो बताया गया प्राकृताच्छ से छ प्रत्यय होगा और तस्मै हितम सब स्थानों पर प्रयुक्त होगा। इन सब को देखते हुए हमारे सामने जो अगला सूत्र है शरीर अवयवाद यत, तो ये सूत्र भी यत प्रत्यय करता है। छ के प्रकरण में है लेकिन यत का अधिकार भी है। उगवादि भी यत में जो यत का, उसी का अधिकार अब यहाँ भी चल रहा है। और उन्होंने कहा कि शरीरवाचक और उसके शरीर के अवयव के वाचक, तो शरीर अवयव, तो शरीर से अवयवानी, तो शरीर के अवयवों के वाचक शब्दों से यत प्रत्यय होगा। अब किस अर्थ में होगा? तो तस्मै हितम पंचम अध्याय के पहले पाद का 5वां सूत्र, उसकी अनुवृत्ति आ रही है क्योंकि ये छठा सूत्र है। तो तस्मै हितम उसके लिए हितकारी है इस अर्थ में। तो देखिए, अब शरीर शब्द, यहाँ पे शरीर शब्द बहुत ही व्यापक शब्द है। तो यहाँ पे शरीर शब्द का अर्थ है शरीरम प्राणी काया, अर्थात प्राणी की जो काया, प्राणी का जो शरीर होता है उसको ही हम शरीर कहेंगे। तो इसका मतलब प्राणी के काया, प्राणी के शरीर के वाचक जो भी प्रातिपदिक होते हैं उनसे यदि हम तस्मै हितम, अर्थात कोई चीज़ उसके लिए हितकारी है, उस वस्तु को बताना चाहते हैं,
तो यत् प्रत्यय लगाकर बताएंगे। तस्मै हितम इत्येतस्मिन् विषये, ये बताया। अब यहाँ पर इस सूत्र में प्रत्यय कौन सा किया? यत् प्रत्यय। प्रकरण कौन सा चला आ रहा है? च प्रत्यय का। तो इसलिए हम कहेंगे छस्यापवादः। छ प्रत्यय तस्मै हितम अर्थ में प्राप्त हो रहा है, लेकिन इस सूत्र में क्योंकि यत् प्रत्यय कहा गया किसी विशेष शब्दों में, तो इसलिए ये छ का अपवाद है। तो अब हम देखेंगे कि शरीर के अवयवों के वाचक शब्द तस्मै हितम यदि अर्थ में प्रयुक्त होते हैं तो उनसे यत् प्रत्यय लगता है। जैसे कुछ उदाहरण यहाँ दिए, दंत्यम, कंठ्यम, ओष्ठ्यम, नाभ्यम, नस्यम। ये जितने भी शब्द हैं, दंत शब्द है, कंठ शब्द है, ओष्ठ है, नाभि है और नासिका है, ये सारे शरीर के अवयव हैं। अब इन शब्दों से यदि हम ये बताना चाहते हैं कि ये वस्तु दांतों के लिए हितकारी है, दंतेभ्यो हितम, मैं ये बताना, ये मेरा वाक्य है, हम ये प्रयोग करते हैं दंतेभ्यो हितम। और अब ये किसके लिए आया? दांतों के लिए। तो अब ये शब्द प्रयुक्त नहीं हो रहा। हम कहते हैं कि एषा औषधि दंतेभ्यो हितम, तो ये औषधि दांतों के लिए हितकारी है। तो जो दांतों के लिए हितकारी है वो क्या है? औषधि। तो ये दंतेभ्यो हितम शब्द उस औषधि के लिए या उस जिस चीज के लिए भी हम कह रहे हैं उसके लिए प्रयुक्त हो रहा है। तो यहाँ पे इसी शब्द को हम प्रत्यय लगाकर प्रयोग कर सकते हैं। दंत, जैसे इसमें कहा कि यदि वो शरीर का अवयव अर्थ दे रहा है शब्द और उसके लिए हितकारी है, अगर हम बताना चाहते हैं तो हम प्रत्यय लगाएंगे यत्, तो एक शब्द बन जाएगा हमारा। हमारी संस्कृत भाषा की विशेषता ये है कि इसमें हम कम से कम शब्दों से बहुत अधिक से अधिक बड़े वाक्यों को प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, हम दंतेभ्यो हितम प्रयोग ना करके या एक प्रत्यय दंत शब्द से लगाएंगे और वो उस अर्थ को दे देगा। तो दंत्यम, कंठ्यम इत्यादि शब्द किस प्रकार से निष्पन्न होते हैं? तो सबसे पहले दंत्य शब्द कैसे बनता है? तो मैंने कहा दंत्य का अर्थ क्या है? दंतेभ्यो हितम, जो कुछ भी हमारे दांतों के लिए हितकारी है उसके लिए दंतेभ्यो हितम हम कहेंगे। तो दंतेभ्यो चतुर्थ्यंत है, क्योंकि तस्मै हितम, तस्मै से हमें ये पता चलता है कि चतुर्थी विभक्ति में जो समाप्त होता है उससे प्रत्यय लगेगा। तो दंतेभ्यो, दंतेभ्य है, संधि होके दंतेभ्यो हो गया। तो दंत और भ्यस, हम चतुर्थी में भ्यस लगाते हैं बहुवचन में, तो विभक्ति को अलग करेंगे तो दंत भ्यस। और दंतेभ्यो हितम चतुर्थ्यंत, दंतेभ्यो से हितम हितकारी है, इस अर्थ में यत् प्रत्यय लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि दंत शरीर का अवयव है। तो शरीर अवयवाद यत्, इस सूत्र से यत् प्रत्यय होने के बाद विभक्ति इत्यादि का लोप करने के बाद हमारे पास क्या बचता है? दंत और यत्, भ्यस का लोप हो जाएगा। और यत् का भी हम जानते हैं कि त इत्संज्ञक है लंत्यम, और उसका लोप हो जाता है। तो दंत्य ये हमारे पास रूप बनेगा। तो अब दंत्य शब्द में दांत अर्थ यहाँ पे कहीं प्राप्त नहीं होगा। दंत से यह प्रत्यय यत् प्रत्यय लगाकर जो दंत्य शब्द बना है ये किसके लिए है? उस औषधि के लिए, उस पदार्थ के लिए जो दांतों के लिए हितकारी होगा। तो ये ध्यान में रखना है हमें कि दंत शब्द का अर्थ तो दांत है, लेकिन दंत से प्रत्यय लगाकर जो शब्द बना वो दांत के लिए अब नहीं प्रयुक्त हो रहा, अब उस पदार्थ, उस वस्तु के लिए प्रयुक्त हो रहा है जो इन दांतों के लिए हितकारी हो। तो ये ध्यान में रखना है हमें। इसी तरह देखिए कंठ के लिए जो हितकारी है, तो कंठाय हितम, चतुर्थी से ही होगा। ये तस्मै हितम में तस्मै में चतुर्थी है और वो ये बताती है कि जिस शब्द से ये प्रत्यय लगेगा वो चतुर्थी अंत होना चाहिए। तो कंठ के लिए जो हितकारी हो, तो कंठाय हितम, और कंठ से यत् प्रत्यय हित अर्थ में होगा। अब यहाँ कंठाय को अगर हम विभक्ति अलग करेंगे प्रकृति प्रत्यय, तो कंठ शब्द से चतुर्थी विभक्ति एक वचन में ङे विभक्ति होती है। दंत से भ्यस लगाया क्योंकि दंत बहुवचन है। अब कंठ से हमने एक वचन लगाया क्योंकि कंठाय है, तो एक वचन में चतुर्थी में ङे लगता है। तो कंठ ङे और हितम हित अर्थ में हमने क्या लगाया? यत् प्रत्यय। तो हमारा कंठ्यम बन गया।
इसी तरह से देखिए एक और है जो नासिका के लिए हितकारी हो, तो नासिका यही हितम। नासिका स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए नासिका शब्द के लता के समान जब हम रूप चलाते हैं तो चतुर्थी एक वचन में नासिका यही बनता है। तो नासिका यही हितम, तो नासिका से ङे होगा चतुर्थी में और हित अर्थ में यत प्रत्यय होगा। तो नासिका वो ङे का तो लोप हो जाएगा, तो नासिका ही बचेगा, तो नासिका यत। अब यहाँ पर हमारे पास एक सूत्र है जिसके अनुसार नस नासिकाया यत तस क्षुद्रेषु, अगर नासिका के बाद यत हो, तस हो या क्षुद्र शब्द हो तो नासिका के स्थान पर नस हो जाता है। तो देखिए नासिका शब्द हट जाएगा क्योंकि नासिका के परे यत प्रत्यय दिया हुआ है, तो नासिका को हटाकर नस हो जाएगा। तो नस होकर जब हम बनाएंगे इसको तो नस और य और फिर नस्यम ये रूप बनेगा। तो देखिए कहाँ नासिका शब्द है, कहाँ नासिका शब्द से नासिका के लिए जो भी हितकारी वस्तु होती है उसको हम नस्यम कहते हैं। तो हम आयुर्वेद में भी इस शब्द का बहुत प्रयोग होता है। नस्य क्रिया होती है जो नासिका के जो रोग है उसको दूर करने के लिए, जो नाक में जिस तरह से सूत्र नेति इत्यादि का प्रयोग करते हैं उसको नस्य प्रक्रिया कहते हैं। तो ये नस्य कैसे बना, क्योंकि ये प्रक्रिया नासिका के लिए हितकारी है, इसलिए उस प्रक्रिया को नस्य कहा जाता है। तो अब नस्य का अर्थ नासिका नहीं है, नस्य का अर्थ है वो प्रक्रिया, वो औषधि जिससे नासिका, जो नासिका के लिए हितकारी होगा। तो ये शब्द जो कि भाषा में प्रयुक्त होते हैं उनके वास्तव में अर्थ क्या है और वो क्यों प्रयुक्त किए गए हैं, ये हम संस्कृत के तद्धित प्रकरण को यदि हम विस्तार से पढ़ते हैं तो हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। अब अगला सूत्र हमारे सम्मुख है आत्मन विश्वजन भोगोत्तर पदार्थ ख। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, एक तो है आत्मन शब्द, उसके बाद सूत्र में विश्वजन शब्द और तीसरा है भोगोत्तर पद शब्द। अब भोगोत्तर पद का अर्थ क्या है कि भोग जिनका उत्तर पद हो, अर्थात इसका मतलब है कि ये दो पद वाला शब्द होगा। पूर्व पद उत्तर पद तो वही होते हैं ना जिसमें दो शब्द हों, पहला शब्द पूर्व पद कहलाता है, दूसरा उत्तर पद कहलाता है। और ये किस में होता है, समास में होता है। समास एक पद में कभी नहीं होता, एक शब्द में समास दो पदों में होता है। तो इसमें पूर्व पद और उत्तर पद, तो इसका मतलब है कि वे शब्द जिनका उत्तर पद क्या हो, भोग शब्द हो, अर्थात उत्तरवर्ती भोग शब्द हो, तो इनसे ख प्रत्यय होता है। अर्थ वही है तस्मै हितम, उसके लिए हितकारी, इस अर्थ में ख प्रत्यय किया जाता है। अब देखिए जो हमारा उत्सर्ग था, वो उत्सर्ग का होता है मूल प्रमुख, वो जो था हमारा क्या था, छ प्रत्यय। लेकिन अब कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें उसी अर्थ में भिन्न प्रत्यय लगते हैं। तस्मै हितम अर्थ ही है, लेकिन उस तस्मै हितम अर्थ में भिन्न भिन्न शब्दों से भिन्न भिन्न प्रत्यय भी लगते हैं। तो यहाँ इस सूत्र में ख प्रत्यय का विधान किया गया है। किन शब्दों से, आत्मन विश्वजन और ऐसे शब्द जिनके उत्तर पद जो है वो भोग हो, बाद वाला पद भोग शब्द हो, उनसे छ नहीं होगा, उनसे ख होगा, तस्मै हितम अर्थ में ही। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि तस्मै हितम तो अर्थ है, लेकिन प्रत्यय वास्तव में तो जो है छ है, लेकिन उत्सर्ग है, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ विशेष शब्दों से विशेष परिस्थितियों में अलग प्रत्यय दिए गए हैं, लेकिन अर्थ उनसे भी वही होगा। तो ये ख प्रत्यय का विधान कर रहा है कुछ शब्दों से। तो उनमें से पहला शब्द